हेलो एवरीवन, मैं अमित उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल क्विज सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है और क्या क्या पीडीएफ आपको, जो भी पीडीएफ आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, सारी पीडीएफ आपकी व्हाट्सएप चैनल पर ही डाल दी जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से मैं हर वीडियो की शुरुआत में जरूर कहता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप लोगों के फिर डाउट्स जो होते हैं कि सर पीडीएफ नहीं डाली, तो आप लोग कमेंट करते हो, तो मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ सारी चीजें आपके व्हाट्सएप चैनल पर ही डाल दी जाएंगी। चलिए भाई, तो क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान देंगे, हमने लास्ट क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन का परिचय किए थे कुछ, और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने कराए थे, है ना। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे का टॉपिक आपका कवर कराते हैं। ठीक है, चलिए भाई नाउ स्टार्ट करते हैं अब। हाँ जी, तो कल की क्लास में हमने समझ लिया था कि संबंधों के प्रकार, हमने 3 प्रकार के संबंध पढ़े थे। एक काम करते हैं, उस वीडियो को जो बच्चे नहीं देख पाए उसकी वजह से हम आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा, कि हमने कौन कौन से संबंध पढ़े थे। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार के संबंध पढ़े थे बेटा। कौन कौन से पढ़े थे? सतुल्य, सम्मित और संक्रामक। क्या था सतुल्य में? देखो समझो बेटा, सतुल्य संबंध में क्या था? सतुल्य संबंध में था कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये था सतुल्य संबंध। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब कि दोनों मिलने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ए कॉमा ए, अगर आर में संबंध में आपको ए कॉमा ए मिल जाए, यानी कि 1,1, 2,2 है ना, और 3,3, 4,4 ऐसे आपको अगर मिल जाते हैं तो बेटा वो क्या हो जाता है? सतुल्य संबंध। और क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये हमने पढ़ा था तुल्यता संबंध में, सतुल्य संबंध में, सतुल्य संबंध में। ये हो गया पहला। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बेटा? दूसरा पढ़ा था हमने सममित संबंध। सममित संबंध क्या था कि सममित संबंध था अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था सम्मित संबंध में। यानी कि अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है, अगर आर में यानी कि रिलेशन में 1,2 बन रहा है तो 2,1 भी बनना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका सम्मित संबंध। अब बात करते हैं सतुल्य संबंध। सतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब बात करते हैं बेटा संक्रामक संबंध की। ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या था? संक्रामक संबंध में क्या था? देखो, जैसे इसमें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर है ना, ऐसे इसमें फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या था? संक्रामक संबंध में था बेटा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो बी से बी को कट करने पर ए कॉमा सी बिलोंग मिलना चाहिए। ए कॉमा बी, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये हमने पढ़ा था बेटा किसमें? आपके संक्रामक संबंध में। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया सतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ये हमने मोटा मोटा कल हमने आपको पढ़ा दिया था, समझ लिया था आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से। अब देखो सुनो, कल हमने इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे इन तीनों पर। एक संबंध और होता है, वो मैंने कल डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये तीनों ही काफी थे और वो ज्यादा भारी भी है नहीं, बहुत हल्का फुल्का। जो आपका संबंध जो चौथा है वो ज्यादा हल्का फुल्का है, ज्यादा वैसा नहीं है। टॉपिक अच्छा है। ठीक है, तो चौथा होता है बेटा क्या? इसका नाम है तुल्यता संबंध। क्या होता है? तुल्यता संबंध। ये क्या होता है सर? ये होता है बेटा क्या? सतुल्य, सम्मित और संक्रामक। यानी कि बेटा इसके अंदर अगर कोई रिलेशन दे रखा है आपको
और वो बेटा सतुल्य भी बन रहा है, सममित भी बन रहा है और संक्रामक भी बन रहा है, यानी कि उसके अंदर तीनों कंडीशन आ गई कि ए कॉमा ए भी मिल रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कॉमा सी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, उन्हें कटने पर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, यानी कि ये तीनों मिल रहे हैं तो तुल्यता संबंध कहलाए वो सतुल्य, सम्मित और संक्रामक। यानी कि तुल्यता संबंध में आपको ये तीनों चीज मिलनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और आज हम नई तरीके के भी क्वेश्चन करेंगे। हमने जैसे कि कल कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जैसे कि उनका एक ही फॉर्मेट होता था, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, है ना। तो आज हम नया क्वेश्चन करेंगे, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन करेंगे, उसे आप इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने बोला था, मैंने आपको कुछ उदाहरण कराए थे कल, वो जो हमने करे थे उदाहरण, वो किस रूप के थे बेटा, वो किस रूप के थे कि उसमें आर किस तरीके से दे रखा था, इस तरीके से, ये 1,1, 2,2, है ना, 1,2, इस तरीके से दे रखे थे ना उसमें, जो मैंने कल कराए थे। तो ये तो था बेटा रोस्टर रूप, क्या था, ये था बेटा रोस्टर रूप। अब हमने रोस्टर रूप के सवाल बहुत अच्छे से सीख ले, इसके जो इसे करने का जो तरीका है वो हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ दो तरीके से। अब दो तरीके कौन से हैं, एक तो हो गया रोस्टर रूप और एक हो गया बेटा समुच्चय निर्माण रूप। ये जो क्वेश्चन है ये है समुच्चय निर्माण रूप में। मैं एक ये उदाहरण, ध्यान से सुनो, मैं एक ये उदाहरण और इसके बाद एक और कराऊंगा वो उदाहरण, दोनों उदाहरण एक कंसिस्टेंटी के साथ देख लो। अब मुझे आपकी कंसिस्टेंटी चाहिए यहां से, आपने ये दो उदाहरण कर लिए तो आप पूरा चैप्टर खत्म कर दो, ये हकीकत बात है। संबंध का फलन तो हम आगे पढ़ेंगे, ये संबंध के लिए बता रहा हूं कि ये दो उदाहरण कर लिए और जो कल वाली क्लास थी उसके उदाहरण आपने करे तो आप क्वेश्चन अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से सॉल्व कर लोगे। इनको करने का तरीका होता है, इनको क्या होता है, इनको करने का बेटा क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, इसने बोला है कि मान लीजिए कि P किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। P है समतल, किसी समतल स्थित में, किसी समतल स्थित में समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय, यानी कि P के अंदर बहुत सारे त्रिभुज बने हुए हैं। कोई त्रिभुज कैसे बना हुआ है, कोई त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, कोई ऐसे बना हुआ है, कोई टेढ़ा बना हुआ है, मतलब त्रिभुज बने हुए हैं। त्रिभुज का मतलब तीन कोण आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तीन बिंदु आपस में मिल रहे हैं, त्रिभुज कहलाता है। तो कैसे भी बना हो सकता है, वो इस तरीके से भी हो सकता है, वो समतल भी हो सकता है ना, समकोण भी हो सकता है, किसी भी तरीके का वो त्रिभुज बन सकता है, ठीक है। तो टी के अंदर समतल स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय टी में, अच्छा, समुच्चय टी में आर। अब देखो आर क्या है, वहां पर आर हम रोस्टर रूप में लिखते थे, तो उसको हम सतुल्य, सम्मित और संक्रामक में दर्शाते थे। यहाँ भी आपको आर दे रखा है लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है बेटा। इस समुच्चय निर्माण रूप को हम पहले माइंड में समझेंगे कि क्या कह रहा है, फिर उसके हिसाब से हम इसे तीनों फॉर्मेट में करके दिखाएंगे कि सम्मित, संक्रामक और सतुल्य कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो P में R, T कोमा T1 कोमा T2, T1 कोमा T2, T1 कोमा T2 के सर्वांग सम है, एक संबंध है, सर्वांग सम है, एक संबंध है, ठीक है। यानी कि ये संबंध दे रखा है कि T में बेटा इस तरीके से ये संबंध है, सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। चलो भाई, कहने का मतलब ये है कि पहले इसको समझो, इसको समझ करके इसे पहले सतुल्य सिद्ध करो, फिर सम्मित सिद्ध करो और फिर उसके बाद में जो है संक्रामक सिद्ध करो। अगर ये तीनों ही आपके सिद्ध हो जाते हैं तो तुल्यता ऑटोमेटिकली संबंध आपका सिद्ध हो ही जाएगा। अब देखो, बहुत तरीके से, बहुत सीक्वेंस के साथ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सीक्वेंस के साथ मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। पहले तो सतुल्य, सम्मित और संक्रामक को आपको सिद्ध करने के लिए बेटा उनकी परिभाषाएं याद होनी चाहिए। परिभाषाओं का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि सतुल्य के लिए एक फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है बेटा, सतुल्य के लिए होता है सर, एक
यहाँ डाल देते हैं सतुल्य, हमें सतुल्य सिद्ध करना है, सतुल्य संबंध, ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है फर्स्ट, ठीक है, यहाँ हल डाल, ठीक है सर। सतुल्य संबंध के लिए मैंने बताया था क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ सर होना चाहिए। और सममित के लिए क्या बताया था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये बताया था नहीं बताया था। और सममित के लिए क्या होता है कि सर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये था संक्रामक। अगर हम इन तीनों चीजों को सिद्ध कर देते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो सर आप एक चीज नहीं पूछिए आपने, सर ये सर्वांग सम क्या चीज है, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि बेटा अपनी कॉपी, यानी कि T1 T2 इस T1 T2 की कॉपी है। कहने का क्या मतलब है कि अगर T1 है तो T1 का कॉपी जो होगी वो क्या होगी, T1 ही होगी ना, T2 तो होगी नहीं, T2 की कॉपी T2 होगी। और ऐसे ये दोनों एक हैं, जैसे T1 और T2, T1 T2 T1 T2 की कॉपी है, ठीक है, समझ गए। सर्वांग सम का मतलब होता है बेटा कॉपी, इसका मतलब होता है कॉपी, ठीक है, कॉपी, इसका मतलब है बेटा कॉपी, यानी कि कोई किसी की कॉपी हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है भाई, दूसरे की कॉपी तो होगा नहीं, अपनी ही कॉपी होगा, तो कोई किसी की कॉपी हो सकता है, उसे सर्वांग सम कहते हैं। पहले सतुल्य समझते हैं बेटा, सतुल्य को कैसे हमें सिद्ध करना है, देखो एक सेकंड। हाँ जी, तो सतुल्य संबंध का जो सतुल्य संबंध की जो परिभाषा है वो है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो वो सतुल्य है, अन्यथा नहीं है। तो हमें इसको पहले ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर के रूप में अज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ, पहले माइंड में अज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ ये ए कॉमा ए के रूप में है, और इसे सिद्ध कैसे करना है। देखो सुनो, जब T1 T2 T1 T2 T1 T2 के सर्वांग है, तो ये T1 इस T1 के सर्वांग होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों की कॉपी ये है। तो जब इन दोनों की कॉपी है तो इसकी कॉपी ये है ना भाई, T1 T1 की कॉपी है, क्यों नहीं है, तो T1 T1 की कॉपी है, तो हम कह सकते हैं कि T1 T1 बिलोंग्स टू आर, कह सकते हैं भाई, यही तो हमारी शर्त होती है सतुल्य की कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो T1 T1 बिलोंग्स टू आर कह सकते हैं हम। तो यहां मैं लिखूं बेटा, यहां मैं लिखूं कि T1 के सर्वांग सम है, यानी कि T1 T1 के T1 के सर्गाम सर्वांग सम है। जब T1 के सर्वांग सम है तो T1 T1 बिलोंग्स टू आर होगा, अवश्य होगा। T1 T1 बिलोंग्स टू आर होगा। जब T1 T1 के जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर के रूप में हो गया नहीं हो गया, और जब T1 T1 बिलोंग्स टू आर मिल गया तो ये सतुल्य संबंध है, यानी कि अतः अतः सतुल्य संबंध है। तो बेटा सतुल्य संबंध हमने सिद्ध कर लिया अच्छी तरीके से कि हाँ सर सतुल्य संबंध ऐसे सिद्ध हो गया कि T1 जब T1 के सर्वांग सम है तो T1 T1 बिलोंग्स टू आर मिल गया, और ए ए बिलोंग्स टू आर मिल गया हमें, तो अतः सतुल्य संबंध है। अब बात आती है बेटा सम्मित संबंध की। देखो सम्मित संबंध क्या है, समझो चीजों को। सम्मित संबंध, मैं अगर यहाँ बोलूं सम्मित संबंध की शर्त क्या थी बेटे, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है,
सममित संबंध की शर्त क्या थी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सर आपने मेरे को बताया था कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो ये सममित संबंध है। तो हमें T1 कोमा T2, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर, तो T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू आर लाना पड़ेगा, जब भी हमें ये सममित संबंध बनेगा हमारा। इसे सिद्ध करने के लिए क्या फॉर्मूला है देखो समझो। T1 कोमा T2, T1 कोमा T2 के सर्वांग है, यानी कि ये इसकी कॉपी। सर्वांग का मतलब होता है बेटा कॉपी, कोई किसी की कॉपी होता है। तो जब T1 कोमा T2, T1 कोमा T2 के सर्वांग है, तो T1 कोमा T2 यानी कि T1 कोमा T2, तो T2 कोमा T1, T1 कोमा T2 के सर्वांग होगा। कहने का क्या मतलब है, समझो चीजों को। देखो माना, अब हम कैसे लिखेंगे यहां, माना T1 कोमा T2, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर है, तो बेटा मैं कह सकता हूं कि T1 कोमा T2 के सर्वांशम होगा। जब T1 कोमा T2 के सर्वांशम होगा, तो T2 कोमा T1 के सर्वांशम अवश्य होगा, क्योंकि सर्वांशम का मतलब होता है बेटा कॉपी, और कॉपी जब T1 T2 की कॉपी है, तो T2 T1 की कॉपी अवश्य होगी। तो मैं यहां कह सकता हूं कि T2 कोमा T1 के सर्वांशम होगा। ठीक है, तो T1 कोमा T2 के सर्वांग बन गया, तो T2 कोमा T1 के सर्वांग बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला संबंध हमारा सिद्ध हो गया कि सर A कोमा B बिलोंग्स टू आर, तो B कोमा A बिलोंग्स टू आर बन गया। यानी कि ये हमारा अतः सममित संबंध है, अतः सममित संबंध है। अब आती है बेटा संक्रामक संबंध की बात। तो संक्रामक संबंध तीसरा है संक्रामक संबंध। ये लो संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की शर्त क्या थी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो उससे बी से बी को कट करने पर ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर मिलता है, तो आपका संक्रामक संबंध है, अन्यथा वो संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, चलो तो इसे हम करते हैं। इसे कैसे करेंगे, देखो मैं मान लेता हूं, माना T1 कोमा T2, एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड। हाँ जी, तो T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू आर, ये मैंने मान लिया है T3। ठीक है, जब T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू आर, तो इसका क्या मतलब है कि T1 तो देखो T1 तो T2 के सर्वांग समय और T2 T3 के सर्वांग समय। कॉमा लग रहा है, कॉमा का मतलब यही है कि T1 T2 के सर्वांग समय, T1 T2 के सर्वांग समय है ना, तो T1 T2 के सर्वांग सम है, तो ऐसे लिखेंगे T1 कोमा T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। जब T1 देखो ध्यान से समझो, जब T1 T2 के और T2 T3 के, यानी कि तीनों एक दूसरे के सर्वांग सम है, जब तीनों एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो जब T1 T2 के है और T2 T3 के, तो मैं बोल सकता हूँ कि T1 T3 के सर्वांग सम है। भाई तीनों एक दूसरे से कंबाइंड है, तीनों एक दूसरे से कॉपी, एक दूसरे की कॉपी है। जब ए बी की कॉपी और बी सी की कॉपी है, तो ए सी की कॉपी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो T1 T3 के सर्वांग सम
होगा। और जब T1 T3 के सर्वांग सम होगा बेटा, तो ये अतः संक्रामक संबंध होगा। अतः संक्रामक संबंध होगा। बात हो गई तीनों की। और जब अतः संबंध आर सतुल्य सममित तथा संक्रामक है, सतुल्य सममित तथा संक्रामक है, तो संबंध आर तुल्यता संबंध होगा। इट इज आंसर। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और पीछे वीडियो कर करके इसे पूरा देखना, एक बार और चीजों को समझना। इसके बाद में मैं एक और उदाहरण कराऊंगा, उसे करने के बाद में आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, तो इसे उतारो, नोट डाउन करो, फिर मैं आगे कराता हूँ। चलो भाई, ठीक, तो अब ये देखते हैं उदाहरण नंबर 3। हमने वो कर लिया, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये वाला करते हैं बेटा। देखो सुनो, ये क्वेश्चन सारे एक से ही होते हैं, बस इनको प्रूफ करना पड़ता है। और प्रूफ करने के लिए हमें सभी संबंधों की परिभाषा याद होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में आपको कंप्लीट तरीके से बता दिया था। अब इसे देखते हैं। देखो, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय, यानी कि बहुत सारी रेखाएं हैं, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, मतलब कैसे भी हो सकती हैं, आड़ी टेढ़ी सीधी लंबी कैसे भी हो सकती हैं, लेकिन रेखाएं हैं। तो टी समुच्चय है, उसके अंदर टी बहुत सारी रेखाएं L1 L2 L टी नहीं है, L है, हाँ L समुच्चय है। L के अंदर में L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 ऐसे नाम दे दिए उन सभी रेखाओं को, उन सभी लाइंस को। ठीक है, तो तथा अब इसमें समुच्चय, इसमें जो रिलेशन है वो समुच्चय निर्माण रूप का है, और कैसे दे रखा है ये समझो। R बराबर L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, यानी कि जो L1 है, जो एक रेखा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बेटा एक सेकंड, कहने का मतलब ये है कि ये L1 है, ये L1 है और ये L2 है। तो L1 जो है वो L2 पर लंबवत है, यानी कि इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसने बोल रखा है। और समुच्चय L में एक परिभाषित संबंध है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि R एक सममित है, किंतु ना तो ये सतुल्य है और ना ही संक्रामक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो समझ गए, L1 L2 पर लंब है, इस तरीके से इसने बोल रखा है। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझो सतुल्य को। सतुल्य संबंध यही तो है। अब सतुल्य संबंध की कंडीशन क्या थी? सतुल्य संबंध की कंडीशन थी सर कि A बिलोंग्स टू R, यही तो थी। तो हम क्या करेंगे, L1 L2 बिलोंग्स टू R नहीं करेंगे, L1 को ही दोबारा से L1 लेकर, क्योंकि A ये है ना, L1 बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब है? और यहाँ L1 L1 का मतलब हुआ कि L1 L1 पर लंबवत है, यानी कि ये L1 है और L1 पर ही लंबवत है। स्टेटमेंट ही प्रूफ नहीं हो रहा है। L1 L1 पर कैसे लंबवत हो सकती है? कोई रेखा खुद के ऊपर कैसे लंबवत हो सकती है? वो उसके समांतर बोल सकते हैं, लेकिन वो लंबवत नहीं होगी। यानी कि ये जो L1 है, L1 पर लंबवत नहीं है, यह समांतर है। तो हम कैसे लिखेंगे इस तरीके से कि देखो, किस फॉर्मेट में आपको इसे लिखना है, लिखने का तरीका वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, देखो समझो। हाँ जी, L1 पर लंबवत नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। अतः
संबंध आर सतुल्य नहीं है। ये हो गया प्रूफ्ड बहुत अच्छी तरीके से, है ना। यही चीज तो है सतुल्य की, तो ये आपका प्रूफ्ड हो गया सतुल्य। इसने यही बोला था कि सतुल्य ना तो यह सतुल्य है, तो पहली चीज हमारी हमने प्रूफ करके दिखा दी। अब बात आती है बेटा सममित की। सममित देखो, ये हमें नाम डाल देता हूं सममित सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध, हाँ भाई, सममित संबंध का क्या वो रहता है, उसकी क्या क्राइटेरिया है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे एल कॉमा एल टू बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ लिखते हैं हम एल कॉमा एल वन कॉमा एल टू बिलोंग्स टू आर। अब एल वन कॉमा एल टू, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब यही तो दे रखा है कि L1 L2 पर लंबवत है, तो इसका भी मतलब L1 L2 पर लंबवत है। तो कोई रेखा है ये L1 और कोई रेखा है ये L2। अब इसे ये देखो कि L1 पर लंबवत है L2 और L2 पर लंबवत है। इसे मैं यू कर दूं, इसे मैं यू करके बना दूं कि ऊपर वाली L1 हो जाए और नीचे वाली L2 हो जाए, तो मैं बिल्कुल सही कर सकता हूँ। L2 L1 पर लंबवत है तो L1 भी L2 पर लंबवत होगी। कहने का मतलब ये है कि जब L1 L2 है तो यहाँ L2 L1 बिलोंग्स टू आर भी होगा, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, लिखने का क्या है, लिखो L1 L2 पर लंबवत है। जब L1 L2 पर लंबवत है तो L2 भी L1 पर लंबवत होगा। जब ये प्रूफ हो गया, अतः L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आर मिल गया हमें। तो संबंध आर सममित है। तो हमने ये चीज क्लियर कर दी। देखो सममित क्लियर हो गई, इसने ये तो बोला था कि सममित है, तो सममित हमने क्लियर कर दी। सतुल्य नहीं है तो सतुल्य हमने क्लियर कर दी। अब बात आती है बेटा किस चीज की, अब बात आती है बेटा संक्रामक की। हमें चेक करना है कि संक्रामक, ये बोल रहा है कि संक्रामक नहीं है और हमें चेक करना है या नहीं है। हमें तो सिद्ध करके दिखाना है, कैसे करेंगे, यहाँ पहले डाल लेते हैं हम संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ये है बेटा संक्रामक संबंध। अब देखो ध्यान से क्या होता है। संक्रामक संबंध की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। जब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर जरूरी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एल कोमा वन, यहाँ देखो साइड से, L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तथा L2 L3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इन दोनों का क्या मतलब हुआ कि L1 L2 पर लंबवत है, यानी कि कोई रेखा है ऐसे करके, देखो ध्यान से देखो इस वाले डायग्राम को, ये मेरी L1 है और ये मेरी L2 है, ठीक है। L1, या फिर एक काम करो, इसे L2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसे L1 मान लेते हैं, L1, ठीक है। नहीं यार, एक काम करो आप लोग, इसी को L1 मान, सॉरी L1 यही मानी जाएगी और L2 यही। जब L2 L1 पर लंबवत है, जब L1 L2 L1 पर लंबवत है, तो ये बोल रहा है कि L2 L3 पर भी लंबवत रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि एक रेखा और बना लो यूं करके और उसे नाम दे दो L3। तो इतना हमारा हो गया। अब कंडीशन क्या होती है बेटा कि जब L1 L2 पर लंबवत है और L2 L3 पर लंबवत है, तो L1 L3 पर लंबवत होना चाहिए। तो देखो L1 जो है L3 पर लंबवत है क्या भाई, ये L3 है और ये L1 लंबवत है, नहीं है, ये तो समांतर है।
ये तो इसको समांतर है, ये तो लंबवत है नहीं, ये तो L2 के लंबवत है दोनों, L1 L3 के लंबवत तो नहीं है और ना L3 L1 के लंबवत है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल खराब हो गया नहीं हो गया, अच्छी तरीके से हो गया। तो कैसे लिखेंगे, इसे लिखने का क्राइटेरिया क्या है? इसे लिखने का क्राइटेरिया है कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, परंतु L1 कॉमा L3 does not belongs to R because L1 L2 पर लंब L2 पर लंबवत है, ठीक है। L1 L2 पर लंबवत है और L2 L3 पर लंबवत है, लेकिन चूंकि इसीलिए L1 L3 पर लंबवत नहीं है, या फिर कह सकते हो समांतर है, L1 L3 के समांतर कर है, या कोष्टक में लिख दो लंबवत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये नहीं है तो ये चीज तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गई ना। तो हमने प्रूफ कर दिया क्या कि सममित है, सतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, आज के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, ठीक है। और मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी उसे जा करके जरूर देख ले, क्योंकि कल की क्लास अगर किसी ने नहीं देखी तो आज का कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ऊपर से चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल का बेस बहुत ही इससे कनेक्ट है, बहुत ही कनेक्ट है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो।